खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आ रही बड़ी साहब तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें इत्तेहादी एकदम से कुछ शिकवे शिकायत ईमेल असम्बली में करते नज़र आ रहे हैं, ये क्या मामला है? और फिर सिंध में जो इलेक्शन हुए हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा तफज़ात हैं कोलिशन पार्टनर्स के साथ। डार साहब के बाद क्या नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाएंगे? बड़े मुश्किल हालात हैं, कौन बचाएगा? ये बचाएंगे हमें आके? IMF मज़ीद क्या चाहता है और चार कौन सी शराइत उन्होंने आयद कर दी हैं, इस पर हम बात करेंगे। और IT सेक्टर पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर कमा कर दे सकता है? एक अजीब से ख्वाब है, अब तो ख्वाब ही बन के रह गए हैं, हालांकि कमा तो सकते हैं। बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ, इत्तेहादी शिकायत कर रहे हैं और बड़ी साहब कोई शिकवे शिकायती हैं या बस अपनी अपने फंड्स वगैरह जो भी वो मांग रहे थे असलम बुतानी साहब, तो मामलात फिर जो है रफा दफा हो जाएंगे या कोई ये सीरियस किस्म के इख्तलाफात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, गैर फितरती इत्तेहाद है, एक ज़बरदस्ती कुछ लोगों को जोड़कर इत्तेहाद का नाम दिया गया। मेरी आज एक इत्तेहादी से बात भी हुई, उनका बस चले तो वो रात को छोड़ दे। वो कहते हैं जिस बदतरीन तरीके से PDM और MQM धांधली हुई है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर यही सिस्टम रहता है तो हमें आइंदा इलेक्शन इनके साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन कहा वो जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में फैसले करेंगे, बकौल उनके कि उन्हें कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इंतज़ार करें। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी अपने तमाम खदशात का इजहार किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने असम्बली में गुफ्तगू किया है कि ना ये असम्बली चल सकती है ना ये हुकूमत चल सकती है, अगर फिर किसी और ने चलानी है तो अलग बात है। वो ज़हनी तौर पर मौजूदा हुकूमत से अलहदा होने का अपने तौर पर फैसला कर चुके हैं। अब जैसे ही उन्हें इजाज़त मिलती है, इजाज़त से मुराद कि उनकी अपनी पार्टी की आदत या पार्लियामेंट्री पार्टी से जो होगा, लेकिन उनके जो तकरीर की है ना सईद काजी साहब, उससे बहुत 10 गुना ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर है अगर आप उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू करें। चले थोड़ा सा अंदाज़ा हो तो ये इत्तेहाद चलता हुआ नज़र नहीं आता, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कुछ क्लिप सुनवाता हूँ आपको और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाएं जी ज़रा, क्या गुफ्तगू हुई? ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, अब माइक पर आए से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेजते हैं ऐसी। आपका पॉइंट आगे जी मलिक साहब, वो तो कह रहे हैं हम लानत, मतलब बुरे लफ्ज़ में दोहराना नहीं चाहता। काजी साहब, ये तो आपने बात किया ना, ये तो फेडरल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी से लड़ाई इनकी सिंध में भी जारी है। कल वहाँ पे JUI के जो सुमरो साहब, उन्होंने तो अपना लॉन्ग मार्च की थ्रेट दे दी है। उन्होंने कहा हम गोडकी से कराची जाएंगे। तो दो बड़ी पार्टियाँ आपकी, जिस तरह भट्टी साहब ने एक खबर तो आपको दे दी है जो सूरत हाल है, तो पीपल्स पार्टी के लिए भी यहाँ तक जहर सिंध में पाया जाता है। MQM और जो दूसरी पार्टी हैं फेडरल भी आपके सामने है। मगर मैं भट्टी साहब को इस्तेमाल करूँगा, खुद मैं डरपोक आदमी हूँ, जाना जुना उन्होंने कही नहीं, ये मजबूर लोग हैं, ये रहेंगे यही हैं, क्योंकि अभी तक IMF से आपका मुआहदा नहीं हो पा रहा। जी भट्टी साहब, ये जो इनकी शिकायत, और अभी आपने जब अपनी बात कर रहे थे तो आपने ये बात रखी थी कि जो यहाँ असम्बली में बोले हैं यही बहुत ज़्यादा है, और अगर इससे ज़्यादा इनके अंदर है, लेकिन ना उनकी तो पार्टी का बोलो राम हो गया जो 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 कराची में हुआ है, तो ये कैसे टिक पाएंगे भट्टी साहब? देखिए काजी साहब, सियासी जमात की मौत क्या होती है कि उनसे उनकी जीती हुई सीटें छीन लेना, बकौल उनके। एक आदमी कह रहा है मैं ये सीटें जीत रहा था, धांधली से जीत ली, इसे ही सियासी मौत कहते हैं। तो बड़ी दिलचस्प उन्होंने गुफ्तगू की। जब मैंने कहा कि यार आप इतने शिकवे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो फिर इस गाड़ी से उतरते क्यों नहीं? कहते यार हमें जिसने बस में धक्का दिया बाहर से गुंडी लगा दी है। अब ये वर्ड टू वर्ड मैं उनके कोड कर रहा हूँ, ये मेरे नहीं है, मेरे खाते में ना डालना। उन्होंने कहा जी मुझे, हमें बस के अंदर फेंक के ना बाहर से चिटकनी लगा दी है, अब हम बाहर कैसे जाए? अब उसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो जब हुकूमतें इस तरह चलाई जाएंगी, उसके बाद बिलावल साहब ने जो बड़ी जज्बाती तकरीर की, उन्होंने भी MQM को टॉन्ट किया, उन्होंने भी अंदरूनी सिंध की जमातों को किया, GDA को किया।
तो ये अननेचुरल इत्तेहाद है, मजबूरी के तहत संगलों से बांधा गया है। अगर ये बस गलती से बाहर से चिटकनी खुल गई तो ये मेरा ख्याल है कि 12 से 15 सवारियां तो उसी वक्त बाहर गाड़ी से उतर जाएंगी और इस हुकूमत की जो 2 अक्सरियत से 13 वोटों से इसकी अक्सरियत कम हो जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक इनके 159 रह जाएंगे। लेकिन बड़ी साहब इधर लाहौर में भी आप अगर देखें तो मामलात ऐसे हैं कि कल डिसीजन आना है, हम कुछ कह नहीं सकते। फाजिल जज साहिबान जो हैं वो क्या डिसीजन कल आता है या नहीं आता, ये 2 किस्म की मुतजाद खबरें आ रही थी कि कल समात होगी या उन्होंने फैसला कुछ चैनलों ने चला दिया कि शायद महफूज भी हुआ है। तो ये क्या है फिर इस तरह से चलना और चलाना, ये क्या हुकूमतें हैं ये फिर बड़ी साहब? अच्छा कादी साहब हुकूमत मैं कह रहा हूँ कुंडी कोई और लगा गया। आप मुझे थोड़े से चक्कर दे देते हैं। मलिक साहब मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मलिक सुन रहे हैं। अच्छा मलिक साहब आप उस्ताद हैं, आप माशाल्लाह पढ़ाते हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। कभी ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक कहे ये काउंट वोट होने ही नहीं, ये वोट है ही नहीं, ये वोट डालना ही गैर कानूनी है? फ्लोर क्रॉसिंग कहते ही इसको है कि फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब है कि कोई आदमी अपनी एतमाद या अदम एतमाद, उस दिन इंतजार साहब ने भी बड़ा डिटेल बताया था कि नहीं कर सकता, फिनांस बिल में नहीं दे सकता। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर दिया, अब तक उनका फैसला ना होना मुझे ऐसा लगता कोई 8वें अजूबे का इंतजार है। डू यू थिंक मलिक साहब ये कोई तरक्की याफ्ता ममालिक होता जहां अखलाकियात की बात करते, जमहूरियत की करते, और वह इतनी देर एक 70 दिन बकौल एतजाज सर के गैर आईनी वजीर आला पंजाब में बैठा है, सॉरी 50 दिन। दुरुस्त का भट्टी साहब आपने, क्योंकि आप बिल्कुल बुनियादी बात करें ना, आपके आइन की जो बच्चे को आप पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं? अगर पार्लियामान में कोई बहस हो जाए, कोई मसला आ जाए तो कानून की तशरीह कौन करेगा? एक किसी आप स्टूडेंट से पूछ ले, वो आपको उसका जवाब देगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो आपकी जिस तरह पार्लियामान बनाती है कानून, वो भी कानून का दर्जा बनता है। सुप्रीम कोर्ट के आगे आप कहीं नहीं जा सकते। जिस तरह आपका ही लफ्ज़ है कि ऊपर अल्लाह भी है, नीचे सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बंदा MNA नहीं रहा, MPA नहीं रहा, अगर इसने ये वोट डाल दिया, तो फिर तो मेरा ख्याल ये अजूबे से भी आगे बात है। ये तो सीधी एक मतलब एक कॉमेडी टाइप चीज़ है, ये गैर कानूनी हरकत है। अच्छा भट्टी साहब, बात नहीं है। भट्टी साहब कह रहे थे बिल इनसे बजट पास करवाना है। इतनी तारीख पाकिस्तान में, मुझे माफ़ कीजिएगा, इतनी डिसक्रेडिटेड हुकूमत, और जिस तरीके से ये अजीब हुकूमत है कि चल ये रही है, कुंडी कोई और लगा रहा है, जिस तरह आपने कोट किया किसी फाजिल मेंबर पार्लियामान को, तो क्या ये अब ये सारा सेटअप जो है ये गोल होता नज़र आता है? एक बात ये भी आ रही है, शेख रशीद साहब भी कह रहे थे और लोग भी कह रहे हैं कि ये बजट के बाद खेल जो है कुछ, क्योंकि हाथ काबू में कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या खबरें आपके पास, आप इस्लामाबाद में आज? भाई साहब मैं खेल अभी शुरू हुआ। जिन गैर मुल्की ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया है, सिर्फ इस वक्त जो हुक्मरान है पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकदमात से उन्हें कोई गर्ज नहीं था, उनके आप एजेंडे है। आज एक टीवी खबर चला रहा था कि शायद मुशर्रफ साहब आ चुके हैं और किसी हॉस्पिटल में, गो कि उसकी तस्दीक नहीं की, हम इसलिए उसको 100% नहीं कहते, लेकिन इतलात कुछ ऐसी हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब आ चुकी है और इसके बाद नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। और एक आपको और बता दूं, आपके वजीर आज़म को, आपकी हुकूमत को एक दूसरे मुल्क के कबूल करने से रिलेटेड से गुफ्तगू भी हो चुकी है। इससे आगे ना मुझे पता है। जिन्होंने रजीम चेंज कराई है, अब उन्होंने अपना एजेंडा पूरा कराना है। जो आ चुके हैं, इन्होंने हुकूमतें कि अपने मुकदमात ख़त्म करा लिए, मुल्ज़म से ये इक़्तिदार में आगे 29 काफिले में जाते हैं। तो अभी अमेरिका के 2 एजेंडे हैं, 2 वापस। ये दोनों एजेंडे, मैं अजान ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। बड़ी अहम बात की तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया। तो क्या ये जो IMF इतनी शदीद शर्तें लगा रहा है, कुछ शर्तें मनवाना चाहता है, जिस तरह से किसी और मुल्क के हवाले से भट्टी साहब ने बात की कि उनको तस्लीम करने का मामला है, या क्या है, क्या सिलसिला है? दिलचस्प खबरें हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भट्टी साहब, ये इसहाक डार साहब हों, हफीज़ शेख साहब हों, या तमाम लोग जो पिछले 35-40 साल में आए,
उन्होंने हमारे हाथ में बेगिंग बाउल पकड़ा दिया। कल चाइना ने हमें नहीं बुलाया, सेनेगाल को बुला लिया। औकात हमारी ये है। तो वो दोबारा से मैशत को ठीक करने आ रहे हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा? और वो आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह आप स्टोरी पूरी करें ना, मुकम्मल करें। मियां साहब भी आ रहे हैं माशाल्लाह। काजी साहब, ये तो आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है, मशले राह होती है। माशियत ठीक करने नहीं आ रहे, अपना जो इश्तिहारी हुए थे, जो मुल्क से भागे हुए थे अपनी हुकूमत के दौरान, वो मुकदमात ख़त्म कराने आ रहे हैं और अपनी माशी जो उनकी बैरून मुल्क इनकम है उसको बढ़ाने आ रहे हैं। और हर शख्स का हक है कि वो तरक्की के लिए कोशिश करे। इसाक डार और हफीज शेख एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं, दोनों का एजेंडा एक ही है। इसाक डार से एक एक बात पूछ के हुई। आज जब मैं इस्लामाबाद आ रहा था तो मुझे 94 में एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत थी उस वक़्त, 94 में, वो एक रिटायर्ड जर्नल है, तो वो उस वक़्त बड़ी पाकिस्तान की अहम पोस्ट पे थे। उन्होंने कहा एक अमेरिकन डेलीगेशन आया, तो जो आज की हालात है ना, सेम अक्कासी की यूक्रेन का, उन्होंने मुझे पूरा वाकया उस 15-20 मिनट की गुफ्तगू में सुनाया। मुझे तो कादी साहब अल्लाह से डर लग रहा है, अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे, इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर करे। उन्होंने मुझे 94-95 में जो अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में बताया था, वो कह रहे हैं सेम हालात आ गए हैं। फिर उन्होंने अपने चीन के एक विजिट के बारे में बताया कि उस वक्त हमें चीन ने कितना सपोर्ट किया था। फिर उन्होंने कहा कि कितनी बदकिस्मती है कि अब चीन हमें नहीं बुला रहा, रगूश और दीगर कई ममालिकों का नाम लिया है। तो मुझे तो इन चीज़ों में कोई अल्लाह माफ़ करे बड़ी स्मेल खौफनाक सी आ रही है। अल्लाह करे मेरे खदशात गलत हों और जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन उस अहम शख्सियत जो 95 में पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे की अहम तरीन पोस्ट पे थे, उन्होंने आज की अक्कासी की है कि अमेरिकन हिलरी ने जो उस वक्त ब्रीफिंग दी थी, मैं आज टीवी पे कह नहीं सकता काई साहब, वो बोल के टीवी पे आने के लिए भी तैयार है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा, उनके लेंगे हम। तो कादी साहब सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। अमेरिका ने रिजीम चेंज शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के मुकदमात ख़त्म करने के लिए नहीं किया। जो अब इतलात आ रही हैं, उनके अपने भी कुछ मकासद हैं, अब वो उसको पूरे करने हैं। आपकी हुकूमत को जो सऊदी अरब में जो बाइडन आया है, उनकी तरफ से एक मैसेज भी रिसीव हो चुका है, होना नहीं है, मैं कह रहा हूं हो चुका है, मैंने ये लफ्ज कहा है। जो बाइडन की तरफ से कोई मैसेज आया है किसी तीसरे मुल्क के हवाले से भट्टी साहब? जी, सऊदी अरब में वो आ रहे हैं जो बाइडन इस जुलाई में, तो उससे पहले पाकिस्तान को बता दिया गया बच्चे, अच्छे बच्चों ने पैसे लेने हैं तो टॉफी लेनी है तो हमें भी कुछ देना होगा। उसका और अमेरिका से ही रिलेटेड मैसेज उनको मिल चुका है। उसकी आला सतही मीटिंग भी हो चुकी है। उसके नताइज क्या आते हैं ये मलक साहब बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। इनका कद माशाल्लाह बड़ा है और ये वजन उठा सकते हैं। ये तो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत भी कर सकती है मेरे ख्याल में। वैसे इख्तियार तो सदर ही, क्योंकि स्टेट की रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। मगर थोड़ी सी मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ नून के हवाले से, जो नवाज शरीफ की वापसी है। बड़ी इंटरेस्टिंगली लोगों का कहना है जी कि मियाँ साहब की वापसी में इस्टेब्लिशमेंट नहीं आने दे रही, फलां एजेंसी नहीं आने दे रही। उसमें जो पार्टी के अंदर मौक़िफ़ है वो ये है कि दो दुश्मन सरेआम बैठे हैं मियाँ साहब के। एक तो है लोड शेडिंग, और जो कल कराची में हो गया वो आपके सामने है। दूसरा आपका डॉलर वाला इशू। तो अब ये कर ये रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, और ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मियाँ से कि जुलाई में बारिश हो जाए और ग्लेशियर से पानी आ जाए दरियाओं में, ताकि हम बिजली थोड़ी सी ले आएँ। तो जब तक ये लोड शेडिंग की सूरत हाल है, मियाँ ने मेरा मतलब है कि भट्टी साहब आप ग्लेशियर तामन करेंगे तो वो दुआएं मांगी जा रही हैं, फिर आ सके। मैं बिल्कुल आपको सही खबर दे रहा हूँ कि आप सुन के हैरान रहेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कोई इदारा नहीं है, कोई बंदा नहीं है, वो ग्लेशियर है और वो आपकी लोड शेडिंग है। जी जी भट्टी साहब, आपने बात की अदब एहतराम से मलक साहब की खबर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। शहबाज नवाज शरीफ जब चाहे आ जाएंगे, इलेक्शन के करीब आएंगे। इसाक डार उनकी मर्जी के मुताबिक आ रहे हैं। लोड शेडिंग ये मैटर ही नहीं करती, उनके इशू कोई नहीं है। आपका पेट्रोल 184 रुपये कीमत बढ़ गई। आज तक तारीख की हिस्ट्री की बदतरीन महंगाई हो गई। एक बंदा बाहर आया तो नवाज शरीफ का क्या बिगड़ेगा? वो कहेगा मैं इंतजार में नहीं हूं। तो अब भी नवाज शरीफ भी वजीर आज़म है। अब डू यू थिंक 3 वजीर आज़म है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब। ये जो आपको कहता है ना गलत है।
आज भी नवाज शरीफ लंदन में बैठे लकीर लगा दे तो पाकिस्तान में एक ओहदा नहीं हिल सकता। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप? कादी साहब, डू यू थिंक अब इसहाक डालर और डार कहते हैं मुझे मजीद 8-10 दिन लगेंगे ठीक होने में। यार कादी साहब, इन मजाकों में को भी आप संजीदा लेते हैं। मैं तो मलक साहब को आगे जुर्माना डालूंगा कि माशाल्लाह इतने साहिब इल्म होके, लाहौर की पैदाइश होके, बाहर से पढ़ के कह रहे हैं वो लोड शेडिंग से डर के नहीं आ रहे। वो मुल्क तोड़ देंगे तो आ जाएंगे वो, ये इशू ही नहीं है उनका। भट्टी साहब मैं थोड़ा सा बात है, कह दिया है कि उनके लिए कोई रुकावट है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इतने ताकतवर जमहूरियत कभी नहीं आई थी, किसी का इशारा नहीं सुनती ये। चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, वो हमजा शहबाज साहब चला रहे हैं, और जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं शेख रशीद साहब का आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था वो यकीनन आप ही मुझे बताते होते हैं। जी सुनिए ज़रा। कई मीटिंग में ऐसा हुआ कि मैं पहले चला जाता था, अभी इनकी मीटिंग जारी रहती थी, और मैं खान साहब को जब ये कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं तो बाज़ औक़ात मुझे इंतजार करना पड़ता है कि अंदर शहबाज शरीफ होते हैं। ये मैं मुख्तदर हलकों की बात कर रहा हूं। कई दफा ऐसा हुआ कि मैं गया, अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग लंबी हो गई, मुझे इंतजार करना पड़ा। लेकिन इमरान खान का ख्याल था कि नहीं, दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शाहिद खाकान को बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मलबा है। लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था जिस पे बहुत ज्यादा मलबा हो, और जो अफसरों की ब्यूरोक्रेसी की तरक्की भी अदारों के जुम्मे कर दे। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। शहबाज शरीफ इज ए फेस ओनली, केस इज समवेयर एल्स। ये बच्चे बच्चे को पता है। भट्टी साहब, इससे तो बात यही पता लगती है कि 4 केस करवा लें, कुछ जमानतें शमानतें ले लें, बाकी कहानी तो कहीं और ही है। भट्टी साहब, कादी साहब देखें, इस मुल्क में तरक्की करने के लिए, बेपनाह पैसा कमाने के लिए, बहुत अच्छा ओहदा लेने के लिए क्रिमिनल होना जरूरी है या उनकी सरपरस्ती जरूरी है। मेरे दोस्त इधर मलक ताहिर साहब बैठे हैं, मैं 2 सालों से कह रहा था शहबाज शरीफ छुप के मिलते हैं, आप दोनों मुझसे कह रहे थे ये चैप्टर ही क्लोज है। अब दोनों मुझे बताएं, शेख रशीद साहब ने कहा और मैं भी यही नहीं हल्कों को कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब रेगुलर राब्ते में हैं। हर वक्त मेरी आप लोग मेरे से इख्तलाफ करते थे, जो आपका हक है। अब आप दोनों बताएं, शेख रशीद भी गलत कह रहे हैं, चलो मैं तो झूठा था, मैं तो कह रहा था कि शहबाज शरीफ की मुखालफत एक अहम तरीन शख्सियत के सुसर और करीबी अजीज ने कराई है, मुलाकातें भी होती रही हैं, अब हमजा की भी 2 मुलाकातें कराई हैं। आप दोनों मुझे बताएं कि आपका तीसरा साथी जो आपके साथ बैठता है वो गलत कहता था कि शहबाज शरीफ डील में है। नहीं भट्टी साहब, मैंने तो कभी आपको कंट्राडिक्ट नहीं किया। मैं तो वैसे भी जो है बड़ा एक रासिखुल अकीदा इंसान हूँ, आस्थानों पे अपनी मुरादों के लिए जाता रहता हूँ। लेकिन हुजूर भट्टी साहब देखें ना, हमें भी तो कोई इंसान दिमाग से ही सोचता है ना। आप पे 5 रुपए आपने किसी के देने हो तो आप आंख नहीं मिला सकते। यहाँ 12 अरब से तो बात शुरू होती है, मनी ऑर्डरिंग 16 अरब की कोई एक किस्सा हो तो ये तो मतलब आप लॉजिकली देखें। आप नहीं, ये क्वालिफिकेशन देखें, नहीं एक बात माने ना, आप शेर रशीद को अप्रिशिएट करें। शेर रशीद ने एक बात बता दी है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका इलेक्शन से, अवाम से, अकल से, वोट से कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने फैसला करना है तो उन्होंने कर लिया है, तो आप भी गलत साबित नहीं हुए, हम भी गलत साबित नहीं हुए। अच्छा, कुछ मैंने और सुनाना है। नहीं, मलक साहब माफी चाहता हूँ। मलक साहब पहले मुझे, अब कादी साहब मलक साहब से 2 मिनट। शेख रशीद की बात की यकीन की, जब आपका कुलीग कहता था कि मैं चैलेंज करता हूँ, मुलाकातें हो रही हैं, गाड़ी बदल के जाते हैं, उस वक्त आप लोग कहते थे मुमकिन नहीं है। नहीं, हमारी शेख रशीद साहब की मानी ना, क्योंकि वो वफाकी वजीर है। भट्टी साहब, आई अपोलोजाइज। और एक और खौफनाक किससे खबर है जो मैं दे नहीं सकता। मलक साहब, आप मेरे देनदार हैं अब, क्योंकि आप ताकतवरों के आगे आपकी राय और है। मैं 2 सालों से कह रहा हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि हमने अकल से सोचा। आई अपोलोजाइज। भट्टी साहब, बात यह है, मैंने अभी फवाद चौधरी साहब को सुनवाना है। हमने खुद अपना बयानिया डबो दिया है, कोई एतबार नहीं रहा नीचे। इलेक्शनों का भी यहाँ कोई एतबार नहीं करेगा अगर रिजल्ट जो है वो अवामी शऊर से मुतजाद आए तो। ये जो मजाक हो रहा है ना, इसलिए मेरे ख्याल में ज़रा इसको सीरियसली लेना चाहिए। जी, बातें तो खुल के शुरू हो गई हैं भट्टी साहब, लेकिन सवाल ये है, दोनों से पूछूंगा बारी बारी, कि इनके लिए तो अच्छा ही हुआ
दोबारा से पार्टी खड़ी कर दी और उनका जो होगा वो तो हम तारीख बताएगी। तो ये बीच में फवाद साहब ने अपनी मर्जी का सच कहा। अक्टूबर नवंबर में मामला गलत बढ़ा हुए। और दूसरी बात, मैं एक खबर दे दूं, इमरान खान साहब के साए की तरह एक साथ है, आज भी वो सब खबरें पहुंचा रहा है। इमरान खान साहब को बंदों की पहचान नहीं है। ये जो कल परसों आला पकड़ा गया ना, उसकी जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो खान साहब बातें करते हैं वो पहुंच जाती है। यानी आपको इससे ज्यादा खुली बातें क्यों बनाओ? मुझे भी शहर में जिंदा रहने दें। नहीं, ये टुरदे फिरदे आले ने भट्टी साहब वो सारे की मतलब क्या बात उसकी करनी है। मुझे मलिक साहब याद आया कि वो चले छोड़े क्या बात। काजी साहब, मैं आपको बात बता रहा हूँ, खान साहब पिछले साल 2 सालों में जो बात अपनी किचन कैबिनेट में करते हैं वो एज इट चले जाती है। उधर कोई जासूसी आला लगाने की भट्टी साहब कोई नहीं। आप पूरी इंफॉर्मेशन बेस पे अर्ज कर रहा हूँ। भट्टी साहब, मेरा कहना यह है, मेरा ये फवाद चौधरी ने उस बंदे का नाम नहीं लिया। फवाद चौधरी साहब भी उसको जानते हैं। भट्टी साहब के गिर्द कौन है और जाके पूछाता है। भट्टी साहब, सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, जहां ये बातें पहुंचती हैं वहां की बातें भी कोई लुकी छुपी नहीं रही। बातें गली गली में आ गई हैं, बातें टके टोकरी हो गई हैं। जी मलिक साहब, तुसी करोगे कमेंट देते? कमेंट क्या है वो काजी साहब भट्टी साहब जी भट्टी साहब। काजी साहब, मलिक साहब से सवाल, कैसी लगी जमहूरियत? भट्टी साहब, आप इसको अगर जमहूरियत कहते हैं तो फिर मैं आप पे जुर्माना करूंगा। इसमें मुझे बताएं कि वोट का, अवाम का, इलेक्शन का कहीं फवाद चौधरी ने जिक्र किया है? आप बताएं 2011 का जलसा तहरीक इंसाफ का, तो बच्चे को पता लग गया किसने कामयाब कराया। अब 2014 का धंधे के पीछे अवाम थी। अब इसके बाद भी आप जमहूरियत की इंसल्ट करें तो आई विल नॉट टॉलरेट। मेरा ख्याल है कि साबित कर दिया, मुझे बता, अब फवाद ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, वोट नहीं है, अवाम नहीं है। अब भट्टी साहब एक मुझे भी कहने दें, कम से कम एक चीज तो हुई कि जो अदम एतमाद आई वो कुल्ली तौर पर जमहूरी अमल था। वो जमहूरियत की ट्रांसलेशन थी इमरान खान को हटाना। मलिक साहब तो भी तो जिक्र करो ना, आधा जिक्र कर दे हो यार। चलो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब सुने वो क्या कहते हैं। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से एमपीए होता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। देखिए बड़े लायल हैं ये पार्टी के भट्टी साहब, और ये माशाल्लाह क्या कहते हैं, घाट की पार्टी का इन्होंने पानी भी पी रखा है। मगर इनको अगर ये सीएम होते तो क्या हालात मुख्तलिफ होते जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये भट्टी साहब? काजी साहब, उस्मान बुज़दार साहब जो इमरान खान से दुश्मनी ले गया ना, इमरान खान साहब कुछ अरसे बाद खुद कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। एंटी करप्शन जो केस कर रही है वो चेक कर ले। हम कुछ निशानदेही करते थे तो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा हो जाता था। अब मुझे बताएं, पंजाब की 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, आप दोनों लाहौर में इस वक्त बैठे हैं। आपने कितने जलसों में मूवमेंट देखी उस्मान बुज़दार की, जिसे आपने 3.5 साल मुबैना करप्शन में लोथ पोत सीएम रखा? क्या वो पीटीआई के लिए कर रहा है? और पीटीआई वज़ीर आला बनने से उसके लिए पीटीआई की क्या कुर्बानी थी? मलिक साहब भी ठीक कहते हैं, ये सियासतदान पहले जमहूरियत कहना तो सीखे और जमहूरियत का मतलब तो सीख लें नहायत अदब एहतराम से। अब दोनों से मुझे सवाल दे देना, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 17 जुलाई को, जो बेस करती है वफाक हुकूमत बचेगी कि नहीं, पंजाब बचेगी कि नहीं। उस्मान बुज़दार अब कहाँ देख रहे हैं? जो इमरान खान का वसीम अकरम प्लस अब हकीकत की तरफ आएंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत बचती है या सेंटर बचता है, बंदे आवाम बचते हैं या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। अच्छा भट्टी साहब, एक थोड़ा सा मुझे मौका दें। एक पीपल्स पार्टी के लीडर ने मुझे बताया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया और उसके बाद जब पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती थी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो कुछ अर्सा उसकी चेयरमैन रहीं, तो वो कहते हैं कि कुछ लोगों की दौड़ लगी होती थी, पहले पहुंच के कौन बताता है कि अंदर क्या हुआ। तो अब तो खैर ज़माना ही बड़ा तेज़ है, बड़ी गैजेट्स आ गए हैं, टेलीफोन है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, अंदर ही फ़ोन ऑन कर दो। तो ये बंदा लाने की क्या ज़रूरत थी? माशाल्लाह कोई ज़रूरत थी इसकी भट्टी साहब?
देखे, ये मेरा अरशद शरीफ जिगर जान है, उसने प्रोग्राम किया, लेकिन मैं आपको इस पे नहीं बात करूंगा, इस इशू को टच नहीं करूंगा। 2017 में मैं मोहतरम इमरान खान साहब के पास बैठा तो टॉप लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप। तो खान साहब ने कहा यार आरिफ, वो मुझे लगता है मेरी कोई बात किसी उनको बताता है। मैं कहा सर इस वक्त भी 2-3 लोगों के फोन खुले हैं, जरा गौर तो कर ले। तो वो मुझे पकड़ के एक तरफ ले गए। ये कहानी फिर सही जी। अजमल साहब आप बहुत देर से खामोश हैं। इसमें देखें ना, अभी भट्टी साहब ने आपको आगाज में खबर दी, 1 मिनट के बाद में फवाद चौधरी का आपने शॉट चला दिया। वो फरमा रहा है कि आउट सोर्स हमने किया और हमारी इंफॉर्मेशन अपने लोग दे गए। तो मेरा लिए घर में ही उनके तो सारे लोग घर में हैं। और जो कुरैशी साहब ने माना कि पंजाब ने, इन्होंने पंजाब से मान लिया, जहाँ नायब सदर पार्टी का कह रहा है कि मेरी पार्टी ने मुझे पंजाब में हराया। तो आप समझते हैं मैं कहीं कत्तन हमजा को बचा नहीं रहा, नून की तारीफ कर रहा हूँ। ये ये पंजाब संभाल लेंगे, सवाल ही है। जी मलिक साहब, ये व्हाट इज दिस? वो सीधा सीधा ताकतवर हलकों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं, मगर अभी भी समझदार है, नाम नहीं ले रहे। वो सीधी सीधी बात आपको समझ आ रही है, वो जिधर इशारा कर रहे हैं साथ। पहले देखे, मुझे तो अभी तक समझ नहीं, अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं कि अपनी स्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं। ये पार्टी कम अज़ कम एक मौक़िफ़ तो पहले लिया है ना। मतलब जो पार्टी का हेड है वो कह रहा है बाहर से साजिश हुई है, ये सारे फवाद को सुन लें, इनको सुन लें, ये कहते हैं हमारे यहाँ पर। मुझे तो कुछ समझ नहीं। हालिया हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत कर रही है या हुकूमत की खिदमत या अमेरिका की खिदमत कर रही है? दोनों की कर रही है। किससे लड़ रहे हैं? या दोनों की कर रही है, या दोनों की कर रही है। थर्ड ऑप्शन भी है। मेरा ख्याल है एक पहलू आप दिखा देते हैं, एक पहलू मैं भट्टी साहब से पूछ। भट्टी साहब, अरशद शरीफ तो आपको कहा मेरा जिगर जान है, उसका प्रोग्राम ना होता तो मैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड 10 गुफ्तगू कर सकता था। 10 शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अगर इमरान खान साहब एक अच्छे आदमी हैं, वो अपनी उन्होंने जदोजहद की, बदकिस्मत कि उन्हें टीम नहीं मिल सकी और वो अभी तक आज इस वक्त तक लोगों को पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो जब आदमी खुद खाई की तरफ जा रहा हो तो कितनी दफा कोई रोकेगा आप? फिर ऐसे में खामोशी ही बेहतर है। अच्छा भट्टी साहब, एक ब्रेक है नाजरीन, और ब्रेक के बाद भट्टी साहब की बात से मैं कह रहा हूं कि क्या शराइत है उनकी, बज़ाहिर क्या शराइत हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 4 शर्तें जो उन्होंने रखी हैं भुरकस निकाल देंगी उस बयानिए का भी, वो तो खैर निकल चुका है, और इस हुकूमत की भी जो थोड़ी बहुत अगर रह गई है, थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी, अगर ये शराइत हम 4 मान के आगे बढ़ते हैं, अगर मान भी लें तो कर्जा 1 महीने बाद मिलेगा। क्या इसके पीछे कोई हिडन शराइत भी हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब और मलिक साहब, मैं ये ज़रा स्टोरी में आपको बता दूं कि कौन सी 4 शराइत रखी हैं $6 बिलियन के प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए। साथ ऐसी बात करेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि जी बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाएं, नंबर 1, और कैबिनेट जो है वो एक डिसीजन ले रही है कि जो पेट्रोलियम की है लेवी वो ₹50 तक जाएगी और इससे 855 अरब रुपया मज़ीद अवाम की जेब से निकाला जाएगा। और सबसे अहम बात कि गवर्नमेंट का इख्तियार ही ख़त्म कर दिया जाएगा कि वो पेट्रोल की कीमतें वो करे, पेट्रोल की कीमतें मार्केट की फोर्सेस करेंगी। माशाल्लाह, वैसे मार्केट ही कर ले, पहले हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो जो कर रही है वो हमारे सामने ही है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं कि जनाब एक लेवी और लगानी है कि प्रपोज किया है कि 30,000 रुपया पर मैट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेवी ये अलग लगेगी। फिर जब वो आगे अब रिफाइन वगैरह हो जाएगा उस पर आपने 50 रुपये करके लाना है। और अगर जब ये सब हो भी जाता है तो फिर भी 1 महीना लग जाएगा ये प्रोग्राम करने में। तो ये क्या चाह रहे हैं हमसे? उसने कोई हम पे शर्त नहीं रखी। 2.5 बिलियन या $2.3 बिलियन चाइना ने हमें दे दिए। ये अलग बात है कि माशाल्लाह बड़ी इज्जत हुई है हमारी, हम जा नहीं सके वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन ये पैसे के मतलब हम हर चीज़ कर रहे हैं, इतनी कीमतें हमने बढ़ा दी हैं। तो क्या नहीं किया? मैं कोई खुशी साफी को आदत होती है ना, खबर देते प्राइड देते, मैं रोकूंगा। यानी कानून साजी भी हमारी वो करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि आपने ये जो आपके करप्शन को चेक करने वाले इदारे हैं, ये कैसा कानून है कैसा नहीं है हमें बताएं। गोया अब आइन साजी भी वो करेंगे। ये कोई वासराय वाला काम वो आपकी बात में मैं बताता हूँ। जो एस्टीमेशन चल रही वो 40 रुपये फी लीटर इजाफा आया। ये आज आपकी जुलाई 7 पे खड़ी है 40 रुपये लीटर। मतलब आप सोच लें कि इंसान जो यहाँ का रहने वाला है
मैं बार बार इस प्रोग्राम में एक ही बात करता रहा हूँ कि यार ये इतना जालिम निज़ाम है, ये इतनी जालिम हुकूमत है। ये कहती है आप कमाओ ₹1 में और खर्चो पेट्रोल और डॉलर में, यानी कि ये है सारी आपकी बात का करेंसी। IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो है जो कमाएगा रुपए में, और जब वो रुपए में डॉलर में लेगा तो वो 214 रुपए का लीटर उसको ज़रूरत दे। तो मुझे बताएं ये दुनिया का कोई इंसाफ, कोई निज़ाम, कोई हुकूमत कर सकती है कि आप डॉलर में पेट्रोल खरीदें? ये वो आपको कह रहे हैं, सीधी सीधी बात है। और दूसरी बात है, इसका गुनाह IMF पे नहीं है, मैं कोई IMF की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं, इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान है। ये जालिम है, इन्होंने हमें उनके हवाले किया, ये इनकी अपनी मिसमैनेजमेंट है। और जब आप किसी बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपकी, वो पंजाबी में कहते हैं पुप्पी का पुत्र नहीं है, वो आपके लिए रोमांस नहीं करेगा, वो आपका यही हाल करेगा जो आपने किया हमारे साथ। अच्छा, मेरे साथ बदर खुशनूद साहब हैं, IT हैं और एक इदारा भी चलाते हैं IT के हवाले से। बदर खुशनूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंडिया जो है वो आई डोंट नो हाउ मैनी बिलियंस वो इससे, और उनकी जो सिलिकॉन वैली है, ये हमें क्या हुआ? हम कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड रहे हैं, कोई हाउसिंग सोसाइटियाँ ज़्यादा हमें ल्यूक्रेटिव लगती रही हैं, क्या हुआ? हम कहाँ पे भटके? ये जो हमारा IT सेक्टर में हमने इतना बुरा परफॉर्म किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया, हमने फोकस नहीं किया। हुआ ये कि 1970 और 80 की दिहाई में इंडिया ने सप्लाई साइड पे टैलेंट के लिए बहुत काम किया। उनकी IIT यूनिवर्सिटियां और वो सब तब बनी और वहां से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट किए क्वालिटी के। और वो फिर अर्ली 2000s में जब हम वॉर ऑन टेरर में फंस चुके थे, उनके वही बच्चे जाकर सेटल हुए अमेरिका में और कंपनियों में काम करने शुरू हुए, जो आज CEO लेवल तक चले गए अमेरिका में। हमने दो हमारे मसाइल रहे, एक हमने बच्चों की तालीम पे नहीं फोकस किया, क्वालिटी तालीम पे IT की। अभी इस वक्त हम 25 से 35 हज़ार बच्चे ग्रेजुएट करते हैं हर साल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में। उनमें से जो एम्प्लॉयबल हैं, जो सिर्फ नौकरी के काबिल हैं, वो सिर्फ 10 से 15% यानी 2,500-3 हज़ार बच्चा है सिर्फ। पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो डिमांड दुनिया में बहुत बढ़ी है, हर किसी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। यूक्रेन की वजह से भी हर जगह IT की जरूरत है और कोविड के बाद भी सबको जरूरत पड़ गई। मगर हमारी हुकूमत ने हमें IT इंडस्ट्री को सिर्फ एक मुराद दी हुई थी और वो थी टैक्स एग्जेम्पशन। वो भी उन्होंने 2020-21 के बजट में बगैर बताए, बगैर अनाउंस किए, बगैर डिस्कस किए एकदम खत्म करके टैक्स क्रेडिट स्कीम अनाउंस कर दी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं रही। ये 2025 तक अप्रूव थी, लॉ में ड्राफ्टेड थी, फाइनेंस बिल में कंफर्म्ड थी, मगर एकदम खत्म कर दी गई। अब उस कंटिन्यूटी ना होने की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जो टैक्स के इदारे हैं वो हम सबको पता है कि वो वहाँ टैक्स के पैसों का मसला नहीं है कि वो हुकूमत को कितने जाने, उसके प्रोसीजर और प्रोसेस का मसला है, जहाँ हम आके इस वक्त फंस चुके हैं। अच्छा, तो अब क्या मसला है? अब तो नई हुकूमत आई है, तो ये कुछ आपसे तावन कर रही है? जी, पिछली हुकूमत ने बहुत तावन किया था, प्राइम मिनिस्टर ने पिछले अप्रूव भी कर दिया था सारा कुछ, उनको समझ भी आ गई थी, उन्होंने सारी एग्जेम्पशन पास भी कर दी थी। मगर उसी हफ्ते नो कॉन्फिडेंस मूव शुरू हुई और उन इदारों ने जिन्होंने उनको इम्प्लीमेंट करना था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मूव की हुई नोटिफिकेशन पे अमल नहीं किया। हमने इस हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसको कंटिन्यू कर लें, ये अच्छी चीज है। इससे हुकूमत को थोड़े से 15-20 अरब रुपए लगा के 200 से 400 अरब रुपए डॉलरों में मिलेंगे। कोई खास काम नहीं करना, कोई डैम नहीं बनाना, कोई सड़क नहीं बनानी, कोई बिजली घर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ बेसिक फैसिलिटेशन चाहिए कि बिजनेस आप आसानी से कर सकें। इसमें IT कंपनियां, फ्रीलांसर सब इंक्लूडेड है। ये रिसेंटली कम हुई है, पाकिस्तान से IT की एक्सपोर्ट्स कम हुई है। मैं रिसेंटली बात करूं, इसकी क्या वजह है? हालांकि इमरान खान का बड़ा प्राइड था, मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बड़ी थी, अब क्या वजह हुई है एकदम? जी बिल्कुल, वो जो उन्होंने टैक्स के बीच में प्रोसेस जब इंक्लूड करते हैं ना जी, तो हम एक और गलती करते हैं, हम IT को कंपेयर करते हैं बाकी सेक्टर से कि टेक्सटाइल क्या कर रहा है, सीमेंट क्या कर रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं। हमें IT को बाकी सेक्टर से नहीं कंपेयर करना है, हमें IT को बाकी दुनिया से कंपेयर करना है। तो हो ये रहा है कि छोटी छोटी कंट्रियां, इंडोनेशिया, दुबई, पोर्चुगल, एस्टोनिया, इन्होंने नए वीजे अनाउंस कर दिए हैं, उनका नाम है डिजिटल नोमैड वीजा। तो हो ये रहा है कि यहाँ के लड़के लड़कियां जिनको IT की स्किल आती है, जिनको टैक्स के दायरे तंग करते हैं, जिनको समझ नहीं आती कि हम टैक्स कैसे पे करें, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना दिए और मैनुअल है और असेसमेंट्स होनी और ऑडिट्स होने, उनकी वो हुकूमतें कह रही हैं सब कुछ ऑटोमेटेड है, हमारे मुल्क आ जाओ, फ्री वीजा लो, फ्री इमिग्रेशन लो, बाहर जितना कमाओगे कोई डॉलर पे टैक्स नहीं देना, हमारे मुल्क में कोई काम करोगे तो टैक्स दे देना। तो सब लोग माइग्रेशन और बाहर की चीजें सोचें, अगर खुद नहीं भी जा रहे तो अपनी कंपनियां और अपने पैसे बाहर पार्क करने शुरू कर दिए हैं। कमा ज्यादा ही रहे हैं मगर पाकिस्तान नहीं ला रहे इन हालात की वजह से, इन
इनकंसिस्टेंसीज और इनएफिशिएंसीज ऑफ द टैक्स सिस्टम की वजह से। अच्छा, ये हम कितने डॉलर कमा रहे हैं, इससे मेरा आखिरी सवाल आपसे, और कितना इंडिया कितना कमाता है, ये जरा बता दें ताकि अंदाजा हो जाए। जी बिल्कुल, मैं क्विकली बताता हूँ। हमने 2020-21 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करके एक 1.2 बिलियन डॉलर से 2.1 बिलियन डॉलर्स पर गए थे। इस साल का टारगेट था 3.5 बिलियन डॉलर्स। इन वजूहात की वजह से हम सिर्फ 2.7 बिलियन डॉलर्स कर पाएंगे, जबकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमें जो हदफ दे रहे हैं वो 15 बिलियन डॉलर के, और हम उनको समझा रहे हैं कि वो इन पॉलिसी चेंजेस के बगैर नहीं हो सकता, करीब भी नहीं जा सकते। इंडिया जो है वो तकरीबन 150 से 200 बिलियन डॉलर का टारगेट रखता है और अचीव करता है। बदर, आपने हमें थैंक यू वेरी मच, आपने ये जो बड़ी साहब, अब इसमें मैं क्या बात करूं, हम 2.7 बिलियन नहीं कर सके और उन्होंने कितना किया जी, इंडिया 150 बिलियन डॉलर, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर GDP वो कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। लेकिन अब हमें एक देखिए काजी साहब, उन्होंने आपको बताया हम हाउसिंग सोसाइटियों में पड़ गए, जमीनों के काम में अरबों रुपया है। अमेरिका पिछले 30 सालों से IT को भारत फोकस कर रहा है, और इस वक्त अमेरिका में भी 80% IT की कमांड हिंदुस्तानियों के पास है, भारतीयों के पास है। उन्होंने अपने नाम देकर उधर बुला के उन्हें IT में एडजस्ट कर लिया हुआ है। बट्टी साहब बड़े लायक हमारे हुक्मरान हैं, इंशाल्लाह मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ। अपना अभी आ रहे हैं सागदार साहब, वो भी कुछ करेंगे। लेकिन मलिक साहब, एक हमारा और मौजू है, ये पोलियो का जो मसला है, ये इसमें बड़ा एक हमारी वो एक बदनामी भी होती है। कुछ यहाँ पे लोगों को बड़ी जो वैक्सीनेशन के हवाले में अफवाहें फैला दी जाती हैं, हालांकि ये तो हमारे बच्चों को माजूरी से बचाने का एक मामला है। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? कई सब मुझे समझ नहीं आती, इस्लाम में तो अगर आप देखें इल्म की इतनी अहमियत है कि 1400 साल पहले कहा गया कि आप चाइना जाएं अगर इल्म हासिल करना है। अगर आपके पास कोई इल्म आ गया है कि उससे आप अपने बच्चों की टांगें, उनका टेढ़ापन, उनकी सारी ज़िंदगी का अपाहज बनने से बच सकें, तो इसको किस तरह मुझे समझ नहीं आती। कौन वो किस किस्म का मुसलमान का दिल है, वो कहते हैं यार ये दवाई नहीं आपने लेनी, ये कतरे नहीं पिलाने, ये साजिश है। जब आप उस बच्चे हमें लगे हैं, आप उन्हें, आप कभी ज़िंदगी अल्लाह ना करे आपको ऐसा बच्चा नजर जिसके माँ बाप ने उसको 4-5 कतरे नहीं पिलाए, सारी ज़िंदगी वो चल नहीं सका। ज़रा इमेजिन तो करें यार, कितनी बड़ी सज़ा है। और आपके लिए बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 जगह रह गई हैं जहाँ पर ये पोलियो, तो हमारे लिए तो शर्म है। और हमें ये बतौर मुसलमान हो के हम ये बहस करें कि इस्लाम हमें दवाई से दूर रखता है या इलाज से दूर रखता है, ऐसी पाबंदी मुझे तो नहीं। मैं सुनिए जी, भट्टी साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा काजी साहब, मैं तो तमाम असातिज़ा, उलमा कराम और पाकिस्तान के जिस जिस हिस्से, शहर, गांव में लोग जी रहे हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस नई नस्ल को अपाहज होने से बचाएं। इस पोलियो के कतरे पिलाना, मुल्क की खिदमत करना, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए, इसमें हम सब को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। असातिज़ा को, उलमा को, जो उलमा जुमे का देते हैं खुतबा, उसमें बताना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है। अपाहजपन ज़िंदगी की कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह ताला ने अगर इसका इलाज रखा है तो पोलियो के कतरे पिलाएं। आपके बच्चे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो अगर खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा दिए। अभी एक महमूद, आपको पता है इंडिया के, वो बड़ा बेचारे, उनके बच्चा माजूर था, बड़ा वो दुखी, उस पर फिल्म भी बनाई थी उन्होंने अपने बेटे पे। इंडिया काजी साहब, मुझे ये नहीं समझ आती कि इस्लाम का किस तरह इल्म से दुश्मनी हो सकती है। नहीं हो सकता। ये तो मतलब दिमाग बांधने के लिए काम नहीं। आपके तो मजहब में तो मेरा लिए आगाज़ ही या सीख, आप इकरा का मतलब समझे जाके, आप इस्लाम की डेफिनेशन पता नहीं कैसे कर रहे हैं कि मॉडर्न दवाई पियेंगे तो आप नहीं आप दूर हो। बाकी देखें आप, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस बुरे दौर में भी इन दवाइयों की वजह से, एक एंटीबायोटिक के यानी ईजाद होने की वजह से, या डिस्कवर होने की वजह से, सॉरी, तो उसके डिस्कवर होने की वजह से कितनी करोड़ों जिंदगियां जो है वो गाजी साहब, अगर आप लोग एंटीबायोटिक से कोई 40-50 साल हुए, इससे पहले दुनिया की आबादी 2 अरब थी, अब 7 अरब हो गया, 5 बिलियन इंसान बचा, कहाँ से भरा एंटीबायोटिक से? तो ये इसका एक मेरा ख्याल है कि बल्कि मुसलमानों का अगर आप पुराना ज़माना देखें, जो तारीख़ है, तो जितनी कीमिया में जितने मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन है दवाइयाँ बनाने में, अलजबरा में, केमिस्ट्री में, तो पता नहीं ये कहाँ पे पाकिस्तान में ये नेगेटिविटी आ गई। दैट मस्ट बी टेकन। देखें इसमें ये भी है कि देखें वो जो पोलियो के जिसने कतरे ये डिस्कवर किए थे, उन्होंने इसको पेटेंट नहीं करवाया था।
नहीं तो वो ये तासर क्या है, इससे क्या लोगों को मैसेज देते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोलियो के साथ साथ जितना भी इलाज है, ये कल हमने स्टोरी की थी चाइना पे कि जी वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है। उस इन्फ्लेशन ना होने की एक बड़ी वजह यह है कि रियासत जो है वो अपना किरदार सेहत में अदा करती है, और उसने इवन सूबों को कह रखा है, और जो प्राइवेट आउटलेट्स हैं उनको भी कीमतों के बारे से मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। 27 जून से ना पाकिस्तान में कई अजला में ये मुहिम शुरू हुई है। मेरा ख्याल है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंसान, मैं तो ये कहूँगा आप भी मेरा ख्याल दोनों मेरे साथ हैं। हमें चाहिए, लोगों को, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को कतरे पढ़ाएं। अगर कोई घर है, क्लोजिंग करनी है तो जहाँ जहाँ हमारी ये नई फवाज पहुँच रही है, आपसे दरख्वास्त है कि अपने फूल जैसे बच्चों को जो है खूबसूरत ज़िंदगी देने की कावश के तौर पर ही ये कतरे ज़रूर जो है उनको दें, इजाज़त दें। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।